आज के हमारे अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय शक्ति और उसके निर्धारक तत्व। शक्ति क्या है, किसे कहेंगे हम शक्ति? शक्ति का तात्पर्य है दूसरे व्यक्तियों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण करना, उससे अपने अनुसार कार्य करवाना और उसको निर्देशित करने की क्षमता। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जितना अधिक प्रभावित कर पाएगा, यानी एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति को हम उतना ही शक्तिशाली कह सकते हैं जितना वह अपने लक्ष्य के अनुरूप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इस शक्ति का प्रदर्शन हमें समाज में, परिवार में, इस विश्व में सब जगह परिलक्षित होता है। परिवार में भी कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। उसी तरह से समाज में भी कहा जाता है कि यह मुख्य व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है, इसकी बहुत राजनीतिक अप्रोच है, इसके पास बहुत पैसा है, इसकी जानकारी बहुत अधिक है, तो ये समाज में भी शक्ति प्रदर्शित होती है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक ये नियम राष्ट्रों पर लागू होता है। कोई राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होता है, कोई राज्य कमजोर होता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है, जिसके इर्द गिर्द उस देश की विदेश नीति घूमती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का महत्वपूर्ण अध्ययन मार्गेंथो ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में किया है। मार्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण करने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा लेता है। पैडल फोर्स और लिंकन के अनुसार यह राष्ट्रीय शक्ति के भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है। राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति एवं सामर्थ्य का वह योग मान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। ऑर्गन्सकी लिखते हैं कि अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह राष्ट्र कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे वह कितना ही शक्ति संपन्न क्यों ना हो, परंतु उसे हम शक्तिशाली नहीं कह सकते। तो राष्ट्रीय शक्ति क्या तात्पर्य हुआ? राष्ट्रीय शक्ति का तात्पर्य हुआ किसी राष्ट्र के द्वारा अपने लक्ष्य एवं हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों को अपने अनुसार प्रभावित करने की क्षमता। अब हम देखते हैं इस राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है, इस राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण किस तरह से होता है। मोटे तौर पर एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को उसकी जो सैनिक शक्ति है उसको हम राष्ट्रीय शक्ति का रूप दे देते हैं, लेकिन ये सैनिक शक्ति ही उसका राष्ट्रीय रूप नहीं है। कि बहुत से तत्व हैं जो उस राष्ट्र की शक्ति के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। ये तत्व क्या है जिससे एक शक्तिशाली राष्ट्र शक्तिशाली बनता है? उसमें हम उस राष्ट्र का क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या, उसके प्राकृतिक संसाधन, उसके औद्योगिक विकास, उसकी असीमित सैनिक शक्ति, उसकी तकनीकी, उसके प्राकृतिक संसाधन, उस राज्य की शासन व्यवस्था, उसकी विचारधारा, उस राष्ट्र के व्यक्तियों का राष्ट्रीय चरित्र, उनका मनोबल, इन सब बातों को यदि हम सम्मिलित करते हैं तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण होता है। मार्गेंथो ने राष्ट्रीय शक्ति को दो प्रकार से उसके तत्वों का उल्लेख किया है। एक तो वो तत्व हैं जो स्थायी रहते हैं, सापेक्ष रहते हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं। दूसरे वो तत्व हैं जो निरंतर परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो स्थायी तत्वों में जैसे भूगोल है,
उसका क्षेत्रफल है, उसकी अवस्थिति है, ये सारी चीज़ें हैं जो बदलती नहीं हैं। जो परिवर्तनशील हैं उसमें उसकी शासन व्यवस्था है, उसकी औद्योगिक क्षमता है, उसकी तकनीक है, ये सब चीज़ें समय के अनुसार बदलती रहती हैं और एक राष्ट्र को क्रमशः शक्तिशाली या कमजोर बनाने में अपना योगदान देती हैं। पामर्स और पर्स्किन ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर मानवीय और मानवीय दो तत्वों में विभाजित किया है। गैर मानवीय तत्वों में वो भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों को सम्मिलित करता है और मानवीय तत्वों में जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधारा, मनोबल, नेतृत्व, उस देश का राष्ट्रीय चरित्र आदि चीज़ों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल के बारे में। गैर मानवीय जो तत्व हैं उसमें भूगोल। भूगोल राष्ट्र की शक्ति के विभिन्न तत्वों में भूगोल सबसे अधिक स्थायी तत्व माना गया है। किसी भी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में निहित होती है। एक देश की विदेश नीति का निर्धारण उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। भूगोल राष्ट्रों की शक्ति के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है। इस भूगोल में क्या क्या भौगोलिक घटक सम्मिलित हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला है उस राज्य का क्षेत्रफल। दूसरा है उस राष्ट्र की जलवायु। तीसरा जाएगा इसमें उस राष्ट्र की स्थल आकृति, यानी वो राज्य कहाँ स्थित है। और डी में आ जाएगा उस राज्य की अवस्थिति, यानी भूगोल को जो निर्धारित करते हैं वो चार तत्व हैं। सबसे पहला है क्षेत्रफल, दूसरा है जलवायु, तीसरा है उसकी स्थलाकृति और चौथा तत्व है उस राज्य की अवस्थिति। सबसे पहले देखते हैं हम क्षेत्रफल। राष्ट्रीय भूमि का आकार स्वयं में एक शक्तिशाली तत्व है। क्षेत्रफल के विस्तृत होने के राष्ट्र को दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो बड़े क्षेत्रफल वाला राष्ट्र अधिक जनसंख्या को संभाल सकता है और दूसरा उस बड़े क्षेत्र में उसके पास बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं। राष्ट्रों का आकार ही उनकी शक्ति का निर्धारण नहीं करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आकार कैसा है। क्या वो आकार उपजाऊ है? क्या वो आकार जंगलों से घिरा हुआ है? क्या वो आकार रेगिस्तानी है या बर्फीला है? तो इस तरह का जो आकार है ये किसी राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि नहीं करता। जब हम अधिक क्षेत्र पर चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह रहता है कि राष्ट्र का क्षेत्र ऐसा हो जिसमें अधिक से अधिक कृषि का उत्पादन हो सकता हो, जिसमें अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधन हो, जहां कच्चे माल की बहुतायतता हो और जो अधिक से अधिक जनसंख्या का पालन पोषण करने में समर्थ हो। दूसरा तत्व है इसमें जलवायु। जलवायु अत्यंत प्रभावक भौगोलिक तत्व है जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जलवायु, यदि किसी देश की जलवायु बहुत अधिक गर्म है या बहुत अधिक ठंडी है तो वो जलवायु उस देश की शक्ति में वृद्धि नहीं करती। जलवायु समशीतोष्ण होनी चाहिए। समशीतोष्ण जिस देश की भी जलवायु है वो देश अधिक प्रगति की तरफ उन्नति करते हैं। तीसरा है स्थलाकृति। किसी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने में उसकी स्थलाकृति जलवायु से भी अधिक आवश्यक होती है। यथार्थ में किसी भी राष्ट्र की जलवायु वहां की भूआकृति द्वारा निर्धारित होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, तापमान, वायु का बहना आदि सभी कुछ उस राष्ट्र की स्थलाकृति के अनुसार परिवर्तित होते हैं। स्थल आकृति के लक्षणों में राष्ट्रों के बीच की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण होता है
नदियों, पर्वतों या समुद्र से घिरे हुए राष्ट्र उन देशों से अधिक सुरक्षित होते हैं जिनकी प्राकृतिक सीमाएं नहीं होती हैं। तो ये जो स्थल आकृति है वो किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में या कमजोर बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। प्राकृतिक सीमाएं जिन राज्यों के पास नहीं होती हैं वो बार बार दूसरे देशों के द्वारा उसका उल्लंघन किया जाता है और कई बार ये प्राकृतिक सीमाएं भी हमारे लिए बाधक हो जाती हैं। जैसे कोई राष्ट्र चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है तो वहाँ आवागमन के साधनों की समस्या हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चौथा अवयव है इसमें अवस्थिति, यानी वो राज्य भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा में कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा में स्थित है या विषुवत रेखा में स्थित है या इन दोनों के बीच में स्थित है। इसका यह इससे निर्धारित होता है कि उस क्षेत्र में क्या चीजें उत्पादित हो सकती हैं। कई बार भौगोलिक स्थिति कुछ राज्यों के लिए हानिकारक भी हो जाती है। जैसे स्वेज नहर महत्वपूर्ण मानी जाती थी ग्रेट ब्रिटेन के लिए, जबकि आज की तारीख में वो केवल एक नदी का रूप उसने ले लिया है। आज के समय में भूगोल का जो महत्व है, विज्ञान और तकनीकी के बढ़ते हुए प्रभाव ने इस भौगोलिक तत्व की महत्ता को कम कर दिया है। आज पूरा विश्व एक परिवार की तरह से हमारे सामने उपस्थित है। वैज्ञानिक प्रगति ने किसी भी क्षेत्र को अब ऐसा नहीं है जहां आज हम नहीं पहुंच सकते। दूसरा गैर मानवीय तत्व है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी सामग्री तथा उस सामग्री को प्रयोग में लाने की पद्धति है। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्यतः खनिज, ईंधन, उस देश की भूमि से निकलने वाले पदार्थ, खनिज पदार्थ, कच्चा माल, ये सभी चीजें इसमें सम्मिलित होते हैं। मोटे रूप में प्राकृतिक स्रोतों को 3 भागों में बांट सकते हैं: खनिज पदार्थ, वनस्पति उत्पादन और जीव जंतु, जिसे हम खाद्य सामग्री और कच्चे माल 2 रूपों में विभाजित करके हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है इसमें खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री, वनस्पति उत्पादन तथा जीव जंतुओं को खाद्य सामग्री के अंतर्गत रखा जा सकता है। खाद्य पदार्थों में उस देश में उत्पादित होने वाले कृषि उत्पाद, कच्चा माल जैसे कपास है, रबड़ है, लकड़ी है, दूध है, ऊन है, सिल्क है, इन चीजों को हम खाद्य सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। जिस राज्य के पास ये खाद्य सामग्री जितनी अधिक होगी वो राज्य उतना ही आत्मनिर्भर होगा और उतना ही शक्तिशाली होगा। यदि हमारे पास पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं है तो हमें खाद्य सामग्री का आयात करना पड़ेगा। यदि हमारे पास पर्याप्त खाद्य सामग्री है तो हम उसका विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। यदि हम आयात करेंगे हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी और यदि निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा का हमारे पास भंडारण होगा। तो खाद्य सामग्री जिस देश के पास जितनी अधिक होगी वो राष्ट्र उतना ही आत्मनिर्भर होगा। दूसरा है इसमें कच्चा माल। कच्चा माल, कच्चे माल के अंतर्गत उस देश में
जो भी खनिज संपदा है, जो भी ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके माध्यम से हम औद्योगिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिस राज्य के पास जितने अधिक कच्चा माल होगा वो राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इस कच्चे माल में सबसे पहले हम ले सकते हैं कोयले को, कोयले के बाद आ जाता है लोहा, इसके साथ जितने भी जो भी खनिज पदार्थ हैं, मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है, ये सब चीज़ें कच्चे माल में आ जाती हैं। और आजकल तो तकनीकी विकास के माध्यम से जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, उसको भी लोग कई देश कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उससे सौर ऊर्जा प्राप्त करके अपने देश की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राकृतिक साधनों की जो भूमिका है वो उस खनिज पदार्थों की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर होती है। इन खनिज पदार्थों की क्या गुणवत्ता है, किस मात्रा में वहाँ उपलब्ध हैं, उनके खनन की हमारे पास तकनीक है या नहीं, इन संसाधनों उसे संचार संसाधनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते, उस कच्चे माल को उद्योगों में प्रयोग करके हम निर्मित वस्तुएं बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहती हैं। अगले सेशन में हम मानवीय तत्व का अध्ययन करेंगे। आज केवल इतना ही।